नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और बहुत दिनों बाद हम आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा यार। हमारा कुछ टेक्निकल एरर हो गया था, कुछ दिक्कतें थी, टीम सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रही थी एक दूसरे से, तो कुछ समस्याएं थी। लेकिन उसके बाद हम आपके साथ अब लौट चुके हैं। एक नए फॉर्मेट के साथ हम वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके का फॉर्मेट अब हम अपनाएंगे, जिससे आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेटिव तरीके से हम वीडियोस पहुंचा पाएंगे। आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब से इस वीडियोस का हमने फॉर्मेट कम्प्लीटली चेंज कर दिया है और नए तरीके से आपके पास वीडियो लाई जाएंगी और कॉन्टिन्यूसली एक के बाद एक वीडियोस आती रहेंगी। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। आज के इस वीडियो में आप जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हम डिस्कस करने जा रहे हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की बायोग्राफी के बारे में। बायोग्राफी हम यूजुअली डिस्कस करते हैं, आज भी बायोग्राफी ही डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट बायोग्राफी है अगर आप किसी भी एग्जाम के जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। देखिए, इस बायोग्राफी में मैं सिर्फ पुण्य प्रसून वाजपेयी जी के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। इस बायोग्राफी के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने जा रहे हैं, जैसे कि एक केस आया था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस का, बहुत इंपॉर्टेंट केस है जीके के प्रोस्पेक्टिव से। अगर आप क्लैट लॉ किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये केस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी तरफ मैं आपको काफी सारे न्यूज चैनल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। रामनाथ गोयनका एक इम्पॉर्टेंट शख्स है। अगर आप किसी भी लेवल पर जर्नलिज्म के किसी भी एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रामनाथ गोयनका के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनके बारे में आज आपको बताएंगे, क्या कंट्रोवर्सीज हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। और उसके अलावा अगर आप पुण्य प्रसून वाजपेयी जी में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके जीवन की कुछ बड़ी कंट्रोवर्सीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कौन है ये, अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार फिर बता देता हूँ। हिंदी भाषा के जर्नलिस्ट हैं, एक पत्रकार हैं और फॉर्मर टीवी न्यूज एंकर है। फॉर्मर यानी कि अभी ये न्यूज एंकरिंग नहीं करते हैं। ये शब्द मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि सन 2018 में 2018 में एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक केस हुआ था। उस समय पे एबीपी न्यूज में ये काम करते थे पुण्य प्रसून वाजपेयी। अब ये काम नहीं करते हैं। उस कंट्रोवर्सी के बाद वो इनका लास्ट टीवी ईयर था, 2018 के बाद से टीवी नहीं किया है। लेकिन अभी भी इनको पत्रकार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका अपना अब एक यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल के थ्रू अभी अपनी पत्रकारिता करते हैं। ये आप इस देख सकते हैं किस तरीके का ये इनका यूट्यूब चैनल है। ये इस तरीके के कुछ इंटरफेस में अपने घर से रहकर ये वीडियोस बनाते हैं और लगभग काफ़ी अच्छा इनका चैनल चल गया है, क्योंकि 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स अब इनके चैनल पर लगभग आ चुके हैं और ठीक ठाक अब इनका चैनल भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। खैर, तो इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, जैसा कि मैंने आपको आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने ऑथर लिखा है इनके नाम के आगे। लगभग इन्होंने 6 से 7 किताबें लिखी हैं, जिनमें से कुछ किताबें काफ़ी फेमस भी हुई हैं। राजनीति जिसमें से एक किताब थी, राजनीति मेरी जान करके इन्होंने एक किताब लिखी है, वो काफ़ी फेमस किताब थी इनकी। खैर चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं इनकी तरफ। इनका मैंने आपको यूट्यूब चैनल के बारे में बता दिया है, सारी चीज़ें अब धीरे धीरे एक एक करके हम बताएंगे। शुरुआत करते हैं इनके जन्म से। 18 मार्च को इनका जन्म हुआ था 1963 में, 1963 में। अभी इनकी एज हो गई है 57 ईयर्स। इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 57 ईयर्स की इनकी एज है पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की। तो काफ़ी एज्ड हैं, एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं। लगभग 22 साल का इनका एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में, टीवी के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। और क्या इनका जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये मुजफ्फरपुर की है, हालिया मुजफ्फरपुर है। एक ब्रिज है मुजफ्फरपुर के अंदर, काफ़ी फेमस ये ब्रिज है और काफ़ी डेवलप्ड आपको अब इसके अंदर मुजफ्फरपुर नजर आएगा। 1875 में, 1875 में जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे इंडिया के ऊपर, तब इस मुजफ्फरपुर की जो है स्थापना हुई थी। वहीं से ये बिलोंग करते हैं, मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ। एक कंफ्यूजन रहता है इनको लेकर, कुछ लोग बोलते हैं कि पटना में भी इनका जन्म हुआ था। पटना में इनका जन्म नहीं हुआ था। आप इनकी किताबें पढ़ेंगे, इनके कुछ इंटरव्यू सुनेंगे तो मुजफ्फरपुर में ही इनका जन्म हुआ था। और मुजफ्फरपुर हाई स्कूल से, मुजफ्फरपुर के हाई स्कूल से ही इन्होंने अपनी 12th 10th भी करी थी। तो मुजफ्फरपुर से ही इनका जो है स्कूलिंग भी हुई है। और ये मुजफ्फरपुर वही मुजफ्फरपुर है जहाँ पर अभी 2020 में बाढ़ आई हुई है, बिहार बाढ़ आई हुई है ना। बिहार में आप लोगों को पता होगा बाढ़ के हालात बने हुए हैं काफ़ी महीनों से, लगभग 2-2.5 महीने हो गए हैं। और 17 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं बिहार के अंदर जहाँ पर इस वक्त बाढ़ आई हुई है, उन्हीं में से एक है मुजफ्फरपुर। खैर चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। इनके जन्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। इनका बर्थ 1963 में हुआ था। 57 साल के अभी हो चुके हैं, 18 मार्च को इनका बर्थ हुआ था। और इनके पिताजी
जो थे मणिकांत बाजपेयी, जिनका नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के ऑफिसर थे, ग्रुप ए के ऑफिसर थे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के। अब हमको ये नहीं पता कि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज क्या होती है, तो वो मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। मैंने आपको कहा था कि सिर्फ बायोग्राफी डिस्कस नहीं करेंगे, हम जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये पीछे थोड़ा सा आपको नॉइज आ रहा होगा एक्चुअली अभी, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। लेकिन अब हम इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस जो कि आईआईएस जिसका एब्रीविएशन बनता है उसके बारे में आपको बताते चलते हैं। देखिए, यूपीएससी का एक एग्जाम होता है इंडिया के अंदर। यूपीएससी एक बोर्ड है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका फोटो आप अपने राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये एक बोर्ड है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराता है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम। पूरे देश में, पूरे भारत में सबसे बड़ा एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का एग्जाम। अगर आप सरकारी नौकरी कोई भी लेना चाहते हैं तो सिविल सर्विसेज से ऊपर कोई एग्जाम इस वक्त इंडिया में नहीं होता है गवर्नमेंट के लेवल पर, जिसको कि यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। अब हमारे पास एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि अगर आप यूपीएससी करते हैं तो या तो आप आईएएस बनेंगे या फिर आप आईपीएस बनेंगे, और कुछ लोग थोड़ा सा और जानते हैं तो उनको ये पता है कि आईआरएस बन जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यही 3 रिक्रूटमेंट नहीं होती है। जब आप यूपीएससी के थ्रू सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको 23 डिपार्टमेंट में, 23 जैसे आईएएस होता है, आईपीएस होता है, इसी तरीके से 23 डिपार्टमेंट है जहां पर यूपीएससी इस एग्जाम के थ्रू रिक्रूट करती है कैंडिडेट्स को। 23 जगह पर रिक्रूट किया जाता है। उन्हीं में से आईआरएस होता है, एक आईएफएस होता है, उसी में से होता है एक आईआईएस जो कि पुण्य प्रसून वाजपेयी जी के पिताजी थे। आईएएस ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन नहीं रहना चाहिए हमारे दिमाग में, हमको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। तो आईएएस क्या होता है? देखिए, जैसे आईआरएस रिवेन्यू सर्विसेज होती हैं, आईपीएस पुलिस सर्विसेज में हो गए, आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन में हो गए, ऐसे आईएएस होता है इंफॉर्मेशन सर्विसेज, यानी कि जो इंडिया की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत, इसके अधीन सारी पोस्टिंग होती हैं आईआईएस की। जितने भी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के होंगे ऑफिसर, जितने भी बनेंगे, चाहे ग्रुप ए का हो या ग्रुप बी का हो, उन सब की पोस्टिंग होगी आईएनबी के अंडर, इंडियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के अंडर। अब इनका काम क्या होता है? देखिए, आपने सुना होगा नेशनल फिल्म अवार्ड्स होते हैं, जिसमें कई बार आप देखते हैं जो कि दिल्ली में होते हैं साइंस सेंटर में, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, उनको ऑर्गेनाइज करवाना एक आईएएस का काम होता है, आईआईएस का। उसके अंदर अवार्ड्स कैसे दिए जाएंगे, कौन एंकरिंग करेगा, माफी चाहूंगा ये स्क्रीन थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया। तो उसके अंदर नेशनल फिल्म अवार्ड्स ऑर्गेनाइज करवाता है आईआईएस। और इसके अलावा जो कि फिल्म फेस्टिवल होते हैं, नेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंडिया में अगर कहीं हो रहा है तो वो सब भी आईआईएस ही करता है। और ये तो खैर छोटी मोटी चीजें हो गई। इससे ऊपर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई नीति बनाई, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी उनकी जो सबसे फेमस नीति है वो है आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत योजना को देश के हर एक नागरिक तक पहुंचाने का काम एक आईआईएस ऑफिसर का होता है। वो क्या करेगा? वो एक प्लानिंग बनाएगा जिसके तहत इस योजना को पूरे तरीके से एडवर्टाइज किया जाएगा, अलग अलग तरीके से। वो सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज किया जा सकता है, वो आपको मार्केटिंग की जाएगी, जो कि आप सड़कों पर, रोडों पर पोस्टर्स देखते हैं, वो पोस्टर कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा, कितने स्केल पर वो पोस्टर्स बनेंगे, ये सारा काम एक आईआईएस देखता है। तो इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है आईआईएस की। लेकिन हाँ, ये हमको मालूम होना चाहिए कि यूपीएससी का जब आप पेपर दोगे तो सिविल सर्विस में रैंक के आधार पर ये पोस्ट मिलती हैं। जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको तो निश्चित तौर पर आप आईएएस बन ही सकते हो, लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे आप रैंक धीरे धीरे नीचे जाती जाएगी तो आपके पास आईआरएस, आईएफएस, आईएएस, आईआईएस, ये सारी पोस्ट भी अवेलेबल होती हैं। खैर, अब हम वापस आ जाते हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी जी के ऊपर। हमने इनके पिताजी के ऊपर काफी बात कर ली है। अब इनके करियर के ग्राफ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ग्रेजुएशन वगैरह इन्होंने करी और 1996 में ही ये इंडस्ट्री में कूद गए थे। तो 1963 में इनका जन्म हुआ था और 1996 में ये लगभग, आप देख सकते हैं इनकी एज 30 के आसपास, 33 के आसपास इनकी एज रही, तब ये इंडस्ट्री में आ गए थे। और 1996 में सबसे पहले ये आज तक में आए। ये इनका कुछ करियर ग्राफ है। अगर मैं पाई चार्ट में ये करियर ग्राफ को डिवाइड करूंगा तो ये करियर ग्राफ बनेगा अपने करियर के लगभग 22 साल का इनका एक्सपीरियंस है। 2018 में इन्होंने टीवी से रिजाइन किया था, लास्ट एबीपी न्यूज में काम किया था। तो 22 साल के एक्सपीरियंस में आज तक के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। सबसे पहले 1996 में, 1996 में आज तक में आ गए थे, 2003 तक आज तक में रहे। उसके बाद लगभग 2015 में आके वापस से आज तक फिर से ज्वाइन किया था, बीच में गैप लिया। और जब आज तक ये छोड़ के गए थे तो आज तक के बाद सीधा ये एनडीटीवी में चले गए थे। एनडीटीवी में लगभग 1.5 साल के लिए रहे ये।
एनडीटीवी में रहे 1.5 साल के लिए। जी न्यूज़ में भी इन्होंने 4 से 5 साल काम किया। जी न्यूज़ में 4 से 5 साल काम किया और वहाँ पर एग्जीक्यूटिव एडिटर थे। ये एडिटर की पोस्ट थी, तो यहाँ से इनका करियर जो है और डिफाइन होता हुआ चला गया था। एडिटर की पोस्ट थी। उसके बाद लास्ट में खैर आपको बताई है कि अपने करियर के एंड में थे जब ये, तो 3 मंथ के लिए इन्होंने एबीपी न्यूज़ में भी काम किया। ये मेरी राइटिंग थोड़ी सी अभी खराब आ रही होगी, थोड़ी क्या खैर खाली काफ़ी ज़्यादा खराब आ रही होगी, उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। मैं धीरे धीरे जरूर कोशिश करूंगा अपनी राइटिंग आपको और बेहतर बनाने की, लेकिन अभी आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। तो 1 अगस्त 2018 को इन्होंने एबीपी न्यूज़ से रिजाइन कर दिया था। वो कंट्रोवर्सी क्या थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एबीपी न्यूज़ में पुण्य प्रसून वाजपेयी जी शुरुआत से ही, बहुत शुरू से अपने करियर के ये काफ़ी एंटी मोदी रहे हैं। इन तरीके के मतलब सरकार से सवाल पूछना, सरकार के समर्थकों से सवाल पूछना। एक किस्सा हुआ था आज तक पर, एक बहुत फेमस प्रोग्राम आता था जिसका नाम था थर्ड डिग्री। आप में से काफी लोगों ने शायद देखा भी होगा। उसमें एक काले कमरे में बैठकर 3 एंकर्स हुआ करते थे। वो तीनों किसी एक सेलिब्रिटी को घेर लेते थे चेयर्स पे और काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन करते थे, इंटरव्यू होता था। उसी थर्ड डिग्री में एक दिन बाबा रामदेव को 2017-18 में बुलाया गया और उस थर्ड डिग्री के प्रोग्राम में पुण्य प्रसून वाजपेयी ने बाबा रामदेव के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे आरोप लगाए थे, जो इनकी कंपनी है पतंजलि को लेकर के। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने बाबा रामदेव से काफ़ी कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बातें कही कि अब आप एक एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, आप जो है बिजनेस कर रहे हैं, योगी नहीं रहे हैं। इस तरीके की बातें कही जो कि बाबा रामदेव को काफ़ी ऑफेंडिंग लगी। वो नाराज हुए इनसे और नाराज होकर के कंप्लेंट करी गई और फिर इनके ऊपर दबाव बनाया गया। और उस दबाव के चलते, क्योंकि पतंजलि जो था वो उस समय पे मार्केट का 38% एडवर्टीजमेंट कर रहा था। देखिए, आज तक जैसा बड़ा चैनल जो है या कोई भी न्यूज़ चैनल, वो लगभग 60 से 70% सिर्फ एडवर्टीजमेंट के ऊपर ही टिका होता है। उनकी सारी रिवेन्यू एडवर्टीजमेंट से आती है। अब उसमें से भी अगर 38% आपका एडवर्टीजमेंट सिर्फ एक ही कंपनी दे रही है और वो कंपनी कहेगी हमको ये जर्नलिस्ट पसंद नहीं है, तो लाजमी सी बात है कि आप अपनी चैनल को बचाने के लिए उस जर्नलिस्ट को निकाल देंगे। ऐसा ही कुछ पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ भी हुआ। 2018 में इनको 15-16 के बाद से निकाल दिया गया आज तक से। यहाँ से जब निकाला गया तो ये एबीपी न्यूज़ में घुस गए। एबीपी न्यूज़ में गए तो फिर एक और किस्सा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी एक दिन वीडियो कॉल के थ्रू बात कर रहे थे कुछ किसानों से, जिसमें इन्होंने किसानों की इनकम डबल होने के ऊपर बात करी। किसानों से कहा गया कि आपकी इनकम डबल हो गई है क्या? तो किसानों ने कहा कि जी हाँ, हो गई है। पुण्य प्रसून वाजपेयी उस टाइम पे एक शो होस्ट करते थे, मास्टर स्ट्रोक, एबीपी न्यूज़ पे, जो कि आप आज देखते हैं। आजकल तो रूबिका लियाकत होस्ट कर रही हैं। उस समय पुण्य प्रसून वाजपेयी होस्ट किया करते थे। रात को 9 बजे मास्टर स्ट्रोक आता था एबीपी न्यूज़ पर। और उसके अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स उठाए और उनको उठा करके छत्तीसगढ़ के उसी गांव में भेज दिया जहाँ पे उन किसानों से, फार्मर्स से मोदी जी ने बात करी थी। उनसे कहा था कि आपकी इनकम डबल हो गई है या नहीं। और जब इनके ग्राउंड रिपोर्टर्स वहां गए और किसानों से बात करी तो किसानों ने कहा कि साहब ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, कोई इनकम डबल नहीं हुई है, उनका आय कम हो गई है। यही चीज इन्होंने अपने टीवी पे दिखा दी और मोदी जी इससे ऑफेंड हुए। ऐसा मैं किसी पार्टी को फेवर करने के लिए, अगेंस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक इनका ब्लॉग है पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का। उस ब्लॉग में इन्होंने सारी बातें बताई हैं और इसके ऊपर इन्होंने जिक्र किया है। तो यहाँ से ये 2018 में निकल गए थे। और ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन है इनका जब इन्होंने अदर्श कंपनी में काम किया। अदर्श के अंदर कौन कौन आ जाता है? सहारा एक कंपनी थी, सहारा चैनल था जिसने इंडिया की जर्सी को भी स्पॉन्सर किया है काफी लंबे समय तक। अच्छा न्यूज चैनल था, फिर ये घोटाले के बाद ये बंद हो गया था। सहारा के लिए उन्होंने काम किया। सहारा के बाद कुछ टाइम तक ये सूर्य समाचार में भी रहे अपने करियर के लास्ट में। तो ये सारी चीजें इन्होंने करी हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हम। इनके करियर ग्राफ के बारे में मैंने आपको बात कर ली है। अभी तक देखिए, आप इनके करियर से काफी कुछ अंदाजा लगा रहे होंगे कि जो इनकी प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति के कारण ये किसी भी चैनल में ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहे। अगर आज तक की बात करूँ तो आज तक नहीं तो खैर काफ़ी समय तक, लगभग आधे से ज़्यादा करियर का जो हिस्सा इन्होंने आज तक के रूप में बिताया, लेकिन उसके अलावा कहीं स्टेबल ज़्यादा नहीं रह पाए। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ इनकी उपलब्धियों की तरफ। ये है देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और ये पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये जो इनको अवार्ड दिया जा रहा है, इसका नाम है रामनाथ गोयनका अवार्ड। मैंने पीपीटी के इस वीडियो के स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि मैं आपको रामनाथ गोयनका के बारे में बताऊंगा। पत्रकारिता की दुनिया में सबसे बड़े नामों में से एक है ये। क्यों है ये भी आपको बताऊंगा। रामनाथ गोयनका अवार्ड इनको दिया जा रहा है। एक अवार्ड होता है जिसको कि इंडियन एक्सप्रेस
नाम की एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हो। इनका एक अखबार भी आता है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, काफी अखबार आते हैं इनकी। लोकसत्ता भी इन्हीं का अखबार है, जनसत्ता भी इन्हीं का अखबार है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब आप कह सकते हैं प्रिंट मीडिया की दुनिया में एक तरीके से भीष्म पितामह वाला रोल है द इंडियन एक्सप्रेस का। तो द इंडियन एक्सप्रेस की हिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहले, तो देखिए यहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये जो नाम है पीवी नायडू, 1932 में इन्होंने चेन्नई में ये अखबार शुरू किया। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये अखबार सिर्फ सीधा रामनाथ गोयनका ने स्टार्ट किया गया था। जी नहीं, इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। 1932 में पीवी नायडू ने चेन्नई में स्टार्ट किया। फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुई तो इन्होंने ये अखबार जो है उठा करके सदानंद जो कि आप नाम देख रहे हैं, इनको बेच दिया। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुई तो इन्होंने रामनाथ गोयनका को भेज दिया। कौन है रामनाथ गोयनका? ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये रामनाथ गोयनका जी हैं। ये देखिए आप पढ़ पा रहे हैं, रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इन इंडियन फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, नेम्ड आफ्टर रामनाथ गोयनका। द अवार्ड हैव बीन एनुअली सिंस 2006 से ये अवार्ड जो है देना स्टार्ट किया गया है। और इस शख्स के नाम पर, रामनाथ